जय हिंद बच्चों, सभी का खिरोद एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि जितने जो पुराने बच्चे लाइव अटेंड किए हैं, सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम कंप्लीटली निःशुल्क सी-टेट और सी-जी-टेट की तैयारी कर रहे हैं। रोजाना 8 से 9 बजे की क्लासेस होती हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जो सीडीपी का चैप्टर 6 था, पार्ट 1 हमने देखा था। आज हम देखेंगे पार्ट 2। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने यहाँ प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड लास्ट पढ़ाया हुआ था, उसी के हम आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक हम जहां लास्ट यहाँ तक छोड़े थे, संरचनावादी शिक्षा तक, पार्ट 1 तक हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट किया हुआ था। लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने वहां तक चैप्टर वहां तक क्लोज किया हुआ था, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने 2 पार्ट में बनाया हुआ है। इस पार्ट में हम लोग प्रगतिशील शिक्षा के बारे में देखेंगे, इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के बाद एक दो टॉपिक और हैं, उसके बाद विगत वर्षों के सारे क्वेश्चन जो है आपको इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इसको देखेंगे। जितने जो बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। टॉपिक लिखिए प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला पॉइंट एकदम शुरुआत से देखेंगे, और जब भी आपको पता है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं एकदम शुरुआत बेसिक रहता है, बेसिक के बाद फिर हम एडवांस पर जाते हैं। तो लिखिए प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है। जितने जो बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, ठीक है। और लास्ट में इस क्लास के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लासेस कैसे लग रही हैं, ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। आपका फीडबैक ही सब कुछ है, तो इसलिए फीडबैक देते रहिएगा। चलिए सिद्धांत पर आते हैं। सिद्धांत लिखिए प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में मैंने पूरे वीडियो पे पार्ट 1 पे मैंने सिखाया हुआ है कि एक्चुअली में पार्ट 1 पे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, सबसे पहले लिखिए मस्तिष्क एवं बुद्धि, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। इतना नोट कीजिए। अब इसके संबंधित हम क्या पढ़ेंगे इसको भी लिख लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट पे लिखिए, पूरा थ्योरी उतारने की जरूरत नहीं है, की पॉइंट लिखना है, क्योंकि नोट्स का मतलब ही होता है छोटे छोटे पॉइंट को लिखना, ठीक है। छोटे पॉइंट पे क्या याद रखना है कि मनुष्य की उन क्रियाओं के परिणाम है जिन्हें वह जीवन की विभिन्न व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए करता है। ज्यो ज्यो वह जीवन की दैनिक क्रियाओं को करने में मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता जाता है, त्यों त्यों उसका विकास होते जाता है। जैसे देखिए सिंपल सा बात है, हम सामाजिक प्राणी हैं, छोटे छोटे पॉइंट पे लिख लो। अब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ढेर सारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उन प्रॉब्लम को आपको क्या करना होता है, फेस करना होता है। उस प्रॉब्लम को जब आप फेस करते हैं तो या तो आप फेल हो जाएंगे या तो पास हो जाएंगे। उस प्रॉब्लम को या तो सॉल्व कर लेंगे या तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। यही जो अनुभव होता है, जैसे जैसे आप बार बार प्रॉब्लम करते जाते हैं, आपके जीवन पे अनुभव आते जाता है और आप में एक स्किल डेवलप होते जाता है। जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाते हैं तब आपको बोलते हैं कि हाँ ये आदमी प्रॉब्लम सॉल्वर है, हर चीज को अच्छे से समझ पाता है। तो उसी का जब आप रोज रोज कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो दैनिक जीवन में क्या करते हैं, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप में एक मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और जो जो करते जाते हैं उसके बाद क्या जाता है, आप में उसका विकास होने लगता है। किसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख साधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं को क्या करता है, हल करता है, प्रॉब्लम को क्या करता है, हल करता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के 3 प्रमुख रूप हैं, चिंतन, सोचना, उसकी अनुभूति करना, और संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ करना। मतलब सिंपल सा है कि आप सामाजिक प्राणी हैं, आपके सामने क्या होगा, ढेर सारे प्रॉब्लम आएंगे, उस प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये आपके जीवन का वो एक अनुभव हो जाता है, वो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए नोट कीजिए सिंपल सा पॉइंट, क्या, मानव मस्तिष्क एवं बुद्धि से कि आपका मस्तिष्क कितना डेवलप हुआ है या आपकी कितने इंटेलिजेंस है, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। जब भी अगर मैं आपको मैथ्स दिया, मैथ्स आपने उस ट्रिक को पढ़ा हुआ है या उस चीज को ट्रिक को जानते हैं, अगर आप जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं मतलब आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई मानसिक समस्या कुछ भी अगर आपको कोई चिल्ला दे या कोई डांट दे या कुछ कर दे, तो आप उस मेंटल स्थिति से कितना जल्दी बाहर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, जो बच्चे एकदम फूल की तरह होते हैं घर में, आप अक्सर देखिए जो किसी से डांट खाते नहीं, अचानक अगर आप उसको डांट देंगे तो बच्चा सहम जाता है,
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपके मस्तिष्क का बल बुद्धि कितना है, ये उन सारी चीजों पर देखता है। तो सिंपल सा शॉर्ट पॉइंट पे अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सामाजिक प्राणी है, प्रॉब्लम आती है जीवन पे, हर तरह के प्रॉब्लम आएंगी, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं और आप में क्या अनुभव आता है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट देखिए ज्ञान। ठीक है, अब ज्ञान से क्या मतलब है इसको समझिए। ठीक है, तो कर्म का ही परिणाम है। ठीक है, ज्ञान जो है क्या है, कर्म के परिणाम है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हैं आप में क्या जाता है, अनुभव आता है। तो कर्म अनुभव से पूर्व आता है। कर्म जो है क्या होता है, अनुभव से पूर्व आता है। तो जैसे देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, इंटेलिजेंस से संबंधित कि आपके पास क्या आया, प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम को फिर क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या होगा, आपके पास ढेर सारी चीजें आएंगी कि इसको कैसे करूं, क्या प्लानिंग करूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, या तो उससे डर के भाग जाना, या उस उतने बड़े प्रॉब्लम को छोटा छोटा हिस्सा कर करके उसको सॉल्व करना। कहते हैं जब जब बहुत बड़ा पहाड़ आ जाए, ठीक है, तब उसको अगर आपको तोड़ना है तो आपको एक साथ तो नहीं तोड़ सकते, इसलिए छोटा छोटा करते 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 आप दशरथ मांझी का पूरा स्टोरी जानते ही हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन पे भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपको क्या आएगा, अनुभव आएगा। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब तो अनुभव आएगा। जब तक करेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। ठीक है, तो सिंपल से लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, मतलब जब कर्म करेंगे तब जाकर के आपको क्या आता है, अनुभव आता है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ जला देती है, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, उनको क्या सही है और क्या गलत है शुरुआती दौर पे उनको नहीं पता होता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास अगर कहीं पर दिया जल रहा है, कुछ भी है, ठीक है, बच्चे उसको जा करके छूने के लिए पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोग उसको रोकते हैं, माता पिता रोकते हैं कि नहीं बेटा ये हाथ जल जाएगा या कुछ भी। बच्चे चलते फैन पे हाथ डाल देते हैं, उनको नहीं पता होता है कि ये हमारा हाथ इससे चोटिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको अनुभव तभी होंगे जब आप कर्म करेंगे, तब समझ में आएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला मौलिक प्रवृत्तियां। ठीक है, मौलिक प्रवृत्तियां से क्या मतलब है समझिए। और सारे के सारे बच्चे जितने जो अभी तक लाइव जुड़े हैं या जो भी बच्चे अभी तक पढ़ रहे हैं, जितना जो मैंने अभी 2-3 टॉपिक पढ़ाया, क्या आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, साथ साथ फीडबैक देते रहिएगा। समझ आ रहा होगा तो बोलिएगा यस सर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो बोलिएगा सर इस पॉइंट को दोबारा एक बार समझा दीजिए। ठीक है, वैसे टॉपिक आसान है, बट फिर भी खुदा ना खास्ता किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप जरूर बताइए। ठीक है, जितने जो बच्चे हैं एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ कि समझ में आया है कि नहीं आया है, बच्चों का क्या रिस्पॉन्स है, मैं यहाँ तक देख ही रहा हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी ढेर सारे बच्चे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुबह सुबह आपने उठा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट नेक्स्ट आगे देखें। जितने जो बच्चे एप्लीकेशन पे जुड़े हैं, सुबह सुबह उठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला, अब नेक्स्ट लिखिए मौलिक प्रवृत्तियां। अब मौलिक प्रवृत्तियों का क्या मतलब होता है, सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। जैसे सुरक्षा, भोजन तथा वस्त्र के लिए मानव जो संघर्ष करता है, उसका परिणाम होता है कि कुछ क्रियाओं का प्रारंभ, और यह क्रियाएं ही व्यक्ति की उन प्रवृत्तियां, मौलिक भावनाओं तथा रुचियों को जन्म देती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका आसान शब्दों में समझिए, मौलिक प्रवृत्तियां। ठीक है, कोई भी आदमी, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षा कर रहा है, वो अपने भोजन के लिए कैसा लड़ रहा है, अपने जगह या वस्त्र के लिए कैसे लड़ रहा है, इस पर उसकी प्रवृत्तियां, उसका नेचर डिपेंड करेगा। जैसे समझो, अब मान लो एक शेर है एग्जाम्पल, ठीक है, शेर का मांसाहारी होना ये किस पर तय करेगा, या शाकाहारी होना ये किस पर तय करेगा, उसकी प्रवृत्ति जो है ये किस पर तय करेगा। नेचर और नर्चर जानते हैं, कोई भी आदमी का नेचर बहुत गंदा है या बहुत कठोर बोलता है या कड़वा बोलता है, उसका नेचर का क्या मतलब होगा,
उसका आसपास आसपास का जो वातावरण रहेगा या जो बातें होंगी, कहते हैं ना कि एक झोली में फूल भरे एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। तो एक में अगर फूल हैं, एक में अगर कांटे हैं, तो इसके पीछे कोई तो कोई कारण होगा। ठीक वैसे ही कोई भी आदमी की जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो किस पर डिपेंडेंट होता है कि वो कैसा सुरक्षित महसूस कर रहा है। ठीक है, भोजन क्या है, वस्त्र क्या है, जैसा जैसा मानव संघर्ष करता है, ठीक है, वो उसकी प्रवृत्ति वैसी बनना चालू हो जाती। समझ में आ गया? नोट करिए। अगला, और जैसा जैसा उसकी प्रवृत्ति होगी, उसको वैसी वैसी अच्छा लगेगा, वही चीज वो करना चाहेगा, उसका वही रुचि रहेगा। ठीक है, चलिए, चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया का मतलब होता है किसी भी चीज का मनन चिंतन करना, सोचना। ठीक है, जैसे देखो, चिंतन केवल मनन करने से पूर्ण नहीं होता और न ही भावना समूह से उसकी उत्पत्ति होती है। चिंतन का कुछ कारण होता है, किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है। यदि मनुष्य की क्रिया सरलता पूर्वक चलती रहती है तो उसे सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किंतु जब उसकी प्रगति में बाधा पड़ती है तो वह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, जैसे समझो आप सी टेट की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ आपको कोचिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी, या आपके दिमाग में ऐसा क्यों चिंतन आया कि मुझे सी टेट या सीजी टेट की जो है तैयारी करनी चाहिए। जब आप, हो सकता है जब आप क्वेश्चंस पेपर पढ़े होंगे या घर में प्रैक्टिस किए होंगे, जब क्वेश्चन नहीं बना होगा, जब प्रॉब्लम आई होंगी, ठीक है, क्या, जब आप सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे घर में, ठीक है, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है, तब आपको समझ में आया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम जो है हमसे सॉल्व अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब अब आप सोचने लगेंगे। जब तक जीवन सरलता से चल रहा था, सरलता पूर्वक चल रहा था, मतलब सब बन रहे थे, तो जब बच्चों को बनते रहता है तो क्या होता है, कोई बच्चे कहीं पे भी किसी को पूछते नहीं है, सोचते नहीं कि चलो ठीक है जीवन चल रहा है। लेकिन जब जीवनों में जब बाधाएं आने लगती हैं, तब वो फिर एक्सपर्ट के पास जाता है कि भाई मेरे जीवन में इतना उथल पुथल क्यों हो गया, इसके पीछे कारण क्या है, मैं इतना तकलीफ में क्यों हूँ, या मेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है, या मुझसे कोई भी चीज बन क्यों नहीं पा रहा है। तो क्या, जब जीवन सरल चल रहा है तो आदमी सोचता नहीं है। जब आप खुशी में रहते हैं तो आप भगवान को याद करते हैं क्या? ठीक है, दुख में तो हर कोई सुमरन करता है भगवान है भगवान, लेकिन जब खुशी में रहे तो कोई करता है? नहीं करता है। ठीक है, ठीक वैसे ही जब आदमी जब सुख में हो तो किसी को जीवन जब सरल जाते रहता है तो आदमी चिंतन मनन नहीं करता है कि मेरे जीवन पे क्या हो रहा है या मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक वैसे ही जब बार बार जब प्रॉब्लम आने लगती है, तब वो सोचता है कि मेरे अतीत में मुझसे क्या गलतियां हुई है। क्या, प्रॉब्लम जब आने चालू होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती हैं, तब वो सोचता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जो उसको नहीं करने थे। समझ में आ गया? तब वो उस प्रॉब्लम को क्या करने लगता है, सॉल्व करने का प्रयास करता है, बार बार चिंतन करता है कि ये क्या मुझसे सॉल्व हो जाएगा, या ये मेरे द्वारा जब उपजाया हुआ है तो क्या ये मेरे से सॉल्व हो पाएगा, क्या यह प्रॉब्लम किसी दूसरे के थ्रू हुआ है। तो फिर वो कहाँ जाता है, उसको चिंतन मनन करने के बाद फिर किसके पास जाएगा, उसके जानकार, उसके एक्सपर्ट के पास जाएगा। समझ में आ गया? तो बेसिक पॉइंट क्या समझ में आया, चिंतन प्रक्रिया में जब जीवन सरल चलते रहता है, आदमी सबको चलने देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन जब आदमी के पास प्रॉब्लम आने लगती है, तब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करता है, चिंतन मनन करता है, और कहाँ जाता है, एक्सपर्ट के पास। ठीक है, चलिए लिखिए, मनोविज्ञान के उपरोक्त सिद्धांतों एवं अवधारणा के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। ठीक है, ताकि उसका मानसिक विकास अच्छा हो, उसको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन पे लिख लीजिए कि जीवन जब सरल चलते रहता है, आदमी चिंतन मनन नहीं करता है, सोचता नहीं, हाँ जीवन मजे से कट रहा है तो कटने दो। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, तब आदमी फिर जो है इधर इधर होने लगता है कि हाँ अब मुझे, अब चिंतन मनन अपने आप को सोचने की जरूरत है। अब मुझे, अब तक मैं जो है दर्पण पे अपना चेहरा देख रहा था, अब मुझे अपने जीवन को देखने का वक्त आ गया है। ठीक है, दर्पण पे हर कोई रोज आप अपना जो है क्या देखते हैं, चेहरा देखते हैं, लेकिन जब ज्यादा ही प्रॉब्लम आने लगती है, तब आप अतीत के पन्नों को पलटाने लगते हैं, आपके जीवन को फिर उस आईने पर देखने लगते हैं
कि क्या सच में ये जो आदमी जो मेरे आईने के सामने खड़ा हुआ है, ठीक है, क्या सच में ये अच्छा है या बुरा है, या इसके कर्म क्या हैं, ठीक है, अपने आप को फिर आप समझने लगते हैं। ठीक है, तो आप सीटेट की तैयारी के साथ इसको अपने कॉपी में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, या किनारे पर ऊपर में लिख लीजिएगा कि दर्पण पे चेहरा के साथ साथ अपने अतीत को भी देखना है। बहुत सारे, देखिए हम सामाजिक प्राणी हैं, आदमी हैं, आदमियों से गलती होती है, एकदम सहर्ष स्वीकार कीजिए। हर कोई 100% नहीं होता है, हर में कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, दिया तले अंधेरा होता ही है। जैसे आप में भी कुछ बुराइयां होंगी, हमसे भी बहुत सारी कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है। बस ये है कि उसको फिर क्या करना, जो गलतियां हो गई हैं फिर उसको सुधारने का प्रयास करना। बहुत सारी गलतियां हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ही से गलती होती है, हमसे भी गलतियां होती हैं, ठीक है। अब ये तय करना है कि अब उसको सुधारें कैसे। अब गलती तो हो गया है, अब सुधारने का वक्त है। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रगतिशील शिक्षा का महत्व। प्रगतिशील शिक्षा के महत्व के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, बालकों की शक्तियों का विकास। क्या करना, उनके शक्तियों का विकास करना। अब हम, कोई भी बच्चा हमारे पास जो पढ़ने आता है, अब हमको उनकी शक्तियों का विकास करना है ताकि वो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर हो, प्रॉब्लम गिवर ना हो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम से भागने लगते हैं, ठीक है। जैसे आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, सारे के सारे बच्चे, जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आपके पास ये फेस हमेशा आएगा, ये मेरे 10 सालों का अनुभव है। अब इस 10 सालों के अनुभव के अनुसार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ टॉपिक से हटकर, ठीक है। आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या है, आप टीचर हैं और आप पढ़ा रहे हैं। अब आपके पास एक बच्चा पढ़ने आया, ठीक है। अब बच्चा जो है पढ़ने आया है, अब बच्चे का बेसिक जो है बहुत कमजोर है। क्या है, बेसिक क्या है, बहुत कमजोर है, और आप टीचर हैं, आपके पास पढ़ने आया है बच्चा, ठीक है। अब आपके पास दो प्रॉब्लम आती हैं, एक कि आपको कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है, क्या करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स का कहना है कि सर स्कूल के साथ चलिए। क्या, पेरेंट्स क्या कह रहा है कि सर कोर्स कंप्लीट कर दीजिए क्योंकि स्कूल का कोर्स आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे का बेसिक बहुत कमजोर है, जब तक बेस अगर मजबूत नहीं करूंगा, ठीक है, ठीक है, उसकी शक्तियों का जब विकास नहीं करूंगा तो कोर्स पे कैसे जाऊंगा। जैसे अगर आप चैप्टर मान लीजिए मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया एग्जाम्पल, या लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाया, औसत पढ़ाया। अब औसत का अगर जोड़ना घटाना गुणा भाग अगर नहीं पढ़ाया हूं, ठीक है, और डायरेक्ट चैप्टर में पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप टीचर हैं, आपके पास कोई कमजोर बच्चा आया है, तो आप कोर्स पे डायरेक्ट जाएंगे कि पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, आप मुझे बताइए। सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए, यूट्यूब चैनल पे भी जो है और एप्लीकेशन पे हैं। ये प्रॉब्लम आज नहीं, हर पड़ाव पे जीवन पे आएगा। जितने जो टीचर बनने जा रहे हैं आपके पास है, रोज 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 ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तब आप इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे, बहुत सारे वैसे बच्चे होंगे जो घर में ट्यूशन पढ़ाते होंगे या जिनके भाई बहन को आप पढ़ाते होंगे, ठीक है। तो सारे के सारे मुझे बच्चे बताइए, एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं कि सर पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आपका क्या कहना है, बेसिक, और बाकी बच्चे सर बेसिक बेसिक, ठीक है। और सारे के सारे बेसिक चाहते हैं, लेकिन टीचर आप हैं, आपने एकदम सही कहा कि हाँ मुझे बेसिक कंप्लीट करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेसिक जो है आपको बेस मजबूत करना चाहिए, आपको बेसिक पढ़ाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स अगर खुद टीचर हो, क्या हो, अब कहानी पर ट्विस्ट आ गया। अगर पेरेंट्स जो है खुद टीचर हो और वो चाह रहा है कि नहीं सर मेरे बच्चे को जो है ना बेस नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को क्या नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को बेस नहीं चाहता, मेरे बच्चे का जो है ना स्कूल में बस नंबर आ जाए, उसका कोर्स कंप्लीट हो जाए, तब आप क्या करेंगे। अगर क्या हो, टीचर है, उसके पिताजी या डॉक्टर है या पढ़े लिखे आदमी, सिंपल सा समझ लो, बहुत पढ़ा लिखा आदमी मान लो, ठीक है। अब पढ़ा लिखा है और वो चाह रहा है कि सर मेरे बच्चे को जो है ना मुझे बेसिक नहीं करवाना है, बेस नहीं मजबूत करवाना है, आप जो है कोर्स को कंप्लीट कर दो और आगे बढ़ो। तब आप उस सिचुएशन पे क्या कहेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके जीवन पे हर जगह काम आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार, पेरेंट्स के अनुसार चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
एक्स्ट्रा क्लास देंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास तो तब देंगे ना जब बच्चे के पास समय हो या आपके पास समय हो, ठीक है। आपके पास भी उतना समय नहीं है कि उस बच्चे के लिए अलग से आप पूरे क्लास को छोड़ करके आप अलग से दें, या उस बच्चे के पास भी उतना समय नहीं है, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक, इस चीज को मैं रोज फेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है उनका बेस जबरदस्त मजबूत रहे। बच्चे परसेंट के पीछे मत भागें, नंबर के पीछे मत भागें, कॉन्सेप्ट के पीछे भागें, नॉलेज के पीछे भागें, लेकिन बच्चे के साथ साथ पालक ये चाहता है कि बच्चा केवल उसको सर्टिफिकेट पे उसको नंबर चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता उस परसेंट का या उस नंबर का क्या करेंगे। जब बच्चे को, आप खुद जानते हैं, जब आप सी टेट और सी जी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, आप स्कूल में 98 92% लेकर के आते थे, लेकिन जब भी आपके पास मैथ्स का जब सवाल आता है, ठीक है, आप धराशायी हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? जिनका बेस अगर बहुत स्ट्रांग होगा उसको मैथ्स आसानी से आ जाता होगा, लेकिन जिसका बेस अगर मजबूत नहीं होगा, भले स्कूल में आपका 92% आया होगा या 98% आया होगा, ठीक है, अगर बेस कमजोर है तो पूरी तरह से खत्म है, कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन उसी को मेरे यूट्यूब चैनल वाले क्लास में जो बच्चे स्कूलों में 60% या 50% लेकर के आते रहे होंगे, लेकिन उसका अगर बेस मजबूत होगा, वो हर एक मैथ्स को अच्छे से बना लेता होगा। समझ में आ गया? ठीक है। तो मैटर नहीं करता है कि आपके स्कूल में क्या परसेंटेज आए हैं, मैटर ये करता है कि आपको नॉलेज, आपकी स्किल कितनी अच्छी है, ये मैटर करता है। परसेंट केवल और केवल 2 दिन का खेल होता है। रिजल्ट आता है, उसके अगले दिन आपके मोहल्ले वालों को बताने के लिए, उसके बाद कहीं पर भी काम नहीं आता है। अगर काम आता हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपके परसेंट कहाँ पर काम आते हैं। जीवन में हमेशा आपके नॉलेज, आपके स्किल काम आता है। जहां पर अगर परसेंट काम आते होंगे तो बताइएगा, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कह रहा हूं मैं कि पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ो, लेकिन नॉलेज को दरकिनार मत करो। ऐसा नहीं कि बार बार रिवीजन क्वेश्चन किए, रट लिए और जा करके नंबर लेकर के आ गए, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखिए, बालकों की शक्तियों का विकास, ठीक है। तो उसका उद्देश्य बालकों का विकास करना है। बालकों की रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखकर ही अध्यापक द्वारा उनका निर्देशन करना चाहिए। अब देखो, ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो अभी जो मैंने जो सवाल पूछा कि बेसिक, कि आप कोर्स पर जाएंगे, ठीक। अब आप टीचर हैं, अब आपके पास टास्क आ गया। क्या कह रहे हैं कि बच्चों के शक्तियों का विकास करना है, तो आपको क्या जानना पड़ेगा? बच्चे का रुचि क्या है और उसकी योग्यता कितनी है, कितना कैपेबल है, कितना नॉलेज रखता है वो, या उसका स्तर अभी कितना है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। समझ में आ गया? तो आपके पास ऐसे बच्चे आएंगे जिसका बेस क्या हो? कमजोर हो। पहला पॉइंट, मतलब उसका योग्यता क्या है? कमजोर है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको पढ़ने में थोड़ी सी भी रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि उसको केवल और केवल मोबाइल चलाना है। दूसरा, उसको जो है पढ़ाई से भागना है। क्यों पढ़ाई से भागना है? क्योंकि माता पिता ने इतने अब पढ़े लिखे हैं, उनके पास भरपूर पैसा है, बकायदा जो है ना उनको महंगे महंगे मोबाइल दिए हुए हैं, महंगे महंगे लैपटॉप दिए हैं, उनको टेबलेट दिए हुए हैं। बच्चे जो है उनको गेम खेलने में ज्यादा मजा है, उनको पढ़ाई लिखाई, जोड़ना घटाना गुणा भाग रटने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब कमजोर है, ठीक है। तो अब पेरेंट्स को क्या चाहिए? उनको चाहिए भाई, स्कूल में 1.5-2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, फिर बाहर ट्यूशन भी फीस दे रहे हैं, मरते दम तक पैसा खर्च कर दिए हैं। अब उस पैसे का भरपाई कहां से करना चाहते हैं? इससे इससे भरपाई करना चाह रहे हैं। समझ में आ गया? बहुत बार जब बच्चों से रिजल्ट आता है, ठीक है, 3rd क्लास का बच्चा था, ठीक है, क्लास 3rd में, आज से 3 साल पहले, ठीक है, उनके माता पिता मुझे जानते थे, ठीक है, रिजल्ट आया है, ठीक है, उस बच्चे को 3-4 झापड़ लगाए हैं, फिर उसके बाद मुझे फोन करते हैं कि सर वो मेरे बच्चे को मैंने 2-3-4 झापड़ मार दिया है। बोले क्यों सर? क्लास 3rd में पढ़ रहा था सर, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, ठीक है, मैं आपके पास ट्यूशन भेजना चाहता हूँ। मैं बोला सर उस 3rd क्लास के बच्चे को आपने मारा है, ठीक है, क्यों मार दिया भाई? इसलिए क्योंकि उसने 1.5-2 लाख रुपए उस बच्चे के पीछे खर्च किया हुआ है। अब बच्चे का नंबर नहीं आया तो उसका भरपाई उस पैसे का कहां से करना चाह रहा है वो? परसेंट से। नंबर नहीं आया सर, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। उस बच्चे का कभी भी उसने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस बच्चे का रुचि किस में है, वो किस में ज्यादा अच्छा, खेल कूद में ज्यादा अच्छा जाना चाह रहा है, संगीत में जाना चाह रहा है, किस में जाना चाह रहा है, उसकी क्या योग्यता है, ठीक है। उस बच्चे के रुचि योग्यता से कहीं कुछ मतलब नहीं है।
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे का नंबर आ जाए। अब आप खुद सोचिए, एक जंगल में अगर रेस हो, ठीक है, और रेस कह दें कि पेड़ पर चढ़ना हो, और यहाँ पर शेर भी है, यहाँ भालू भी है, यहाँ पर बंदर भी है, यहाँ मछली भी है, ठीक है। अब सबकी योग्यता, सबकी रुचि अलग अलग है कि नहीं है। एक अगर आप जंगल में है, जंगल में अगर कंपटीशन हो रहा है मान लो, ठीक है, अब शेर की रुचि क्या है, शेर की योग्यता अलग है, भालू का रुचि और भालू की योग्यता अलग है, बंदर की रुचि, बंदर की योग्यता अलग है, मछली की रुचि और मछली की योग्यता अलग है। क्या क्या योग्यता है, शेर का शिकार करना भालू का अपना है, बंदर का पेड़ पे चढ़ना, उछल कूद करना, और मछली का अपना तैरना। अब सोचो अगर कंपटीशन ये रख दिया जाए कि सबको कहाँ चढ़ना है, इस चोटी पर चढ़ना है, कहां पर, ऊपर पर, तो बताओ कौन चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा। अब बंदर चढ़ जाएगा। अब आगे इसी के बाद अब दूसरा कंपटीशन आता है कि आपको कहाँ चलना है, कहाँ तैरना है, पानी के अंदर। अब अगला कंपटीशन क्या हो गया, पानी पर तैरना है। अब मुझे बताओ कौन जीतेगा, मछली जीतेगा। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें अद्भुत प्रतिभा होती है खेलने की, या संगीत की, या तबला वादन की, मतलब सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबका अलग अलग योग्यता होता है। लेकिन बहुत बार जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आप इस चीज को जान जाएंगे, तो इस प्रॉब्लम को जब आप पेरेंट्स के पास रखेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको कन्विंस करना दिक्कत होगा, या उनको बताइएगा कि भाई इसमें इसकी रुचि यहाँ है, इसका रुचि योग्यता दूसरे पे है, ठीक है। जैसे आप अक्सर आप छोटे छोटे रील पे देखते हैं कि अगर सचिन तेंदुलकर के माता पिता अगर उसको डॉक्टर बनाना चाहते तो क्या आज क्रिकेट को भगवान बन पाते, नहीं बन पाते। ठीक वैसे ही आपको भी बच्चे की रुचि और योग्यता के अनुसार उनको शिक्षा देना है, और पेरेंट्स को भी कन्विंस करने का प्रयास करना है कि भाई सर आप परसेंट के पीछे मत भगाइए, क्योंकि उस बच्चे का रुचि और योग्यता अलग है। अगर आप शेर और भालू को भी एक तराजू पर तौलेंगे तो बच्चे कभी भी पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे का रुचि पूरी तरह से हट जाता है, फिर आदमी पढ़ाई से ही छोड़ देता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कल आपने पढ़ा होगा अव्यय या अवरोधन, ठीक है। मतलब पढ़ाई छोड़ देना या तो फिर बार बार फेल हो जाना। अब सिंपल सी बात है, ये मछली का कॉन्फिडेंस का क्या हाल होगा मुझे बताइए। अगर रोज अगर कंपटीशन हो कि आपको पेड़ पर चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ना है, पेड़ पर चढ़ना है, इस मछली का मना स्थिति क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। मछली भाग जाएगी, डिप्रेस में मर जाएगी वो। क्यों मर जाएगी, क्योंकि पेड़ पे मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ, मुझ में क्या काबिलियत, मेरे में कोई योग्यता नहीं, मेरे में कोई योग्यता नहीं, वो डिप्रेशन में मर जाएगी। आपके बच्चों के साथ भी वही होता है, आप उस बच्चे की रुचि और योग्यता के अलावा ऐसे चीज में करवा देते हैं जो उसका क्षेत्र ही नहीं है, वो समझ में आ गया, उसकी योग्यता ही नहीं, ठीक है। तो हमेशा बच्चों को उस चीज पर आप करवाइए, या आप भी जो भी बच्चे अपने आप को आने पर देखिए, क्या आप जमाने के अनुसार देख देख करके इस सी टेट और सीजी टेट के कंपटीशन चूहे की दौड़ पे दौड़ पड़े हैं, कि सच में आप उसके लायक हैं, या आपको उसमें रुचि लगता है कि नहीं लगता है, या आपकी योग्यता है कि नहीं। बहुत बार क्या हो जाता है, अरे मोर सहेली है करत है तो महू चल देता, ठीक है, या मोर पड़ोस वाला या मोर घर वाला मन कहते हैं तो चल गया, ठीक है। जैसे आज से ये फेस मेरे पास 4 साल पहले आया था, मेरे घर वाले बोले कि चुपचाप दिल्ली चले जा, यूपीएससी की तैयारी कर, इतना नॉलेज इतना स्किल रखता है, कलेक्टर बन जा, ठीक है। तो मेरे पास 2 फेज था, या तो मैं अपने रुचि को देखूं, या तो घर वालों का सपना देखूं, ठीक है। मैंने अपने रुचि को देखा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे बिजनेस करना अच्छा लगता है, तो मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए कलेक्टर की नौकरी, मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। आज भी मैं एक भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि मेरा रुचि ही नहीं है उसमें। अब जब मेरा रुचि ही नहीं है तो मैं उसमें क्यों बार बार सिर खपाऊं, समझ में आया। ठीक वैसे ही आपका जिसमें रुचि रखता है आप उसको रखिए। मैं केवल शौक के लिए पढ़ाता हूं, जिसको समझ में आता है वो पढ़े, और जिसको मेरी डिग्री देखना है वो लोग भाई अनसब्सक्राइब कर दी, समझ में। तो भाई जिसको नॉलेज रखना है तो नॉलेज पे जाओ, ठीक है। तो ठीक वैसे ही आपको जिस पे लगता है आप उसको ज्ञान करो, ठीक है। मतलब सिंपल सा है, जिसमें आपका रुचि हो, जिसमें आपकी योग्यता हो, उसके पीछे भागिए, ठीक है। बार बार नौकरी के पीछे मत भागिए। क्या पता आप ऐसे प्रतिभा के धनी हो कि आपके सामने नौकरी कोई वैल्यू ही नहीं रखती है, पानी ही नहीं मांगता है नौकरी हो, समझ में आ गया। तो अपने प्रतिभा को देखिए। अगला
बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। बार बार उनको जो है ऐसे ऐसे टास्क दीजिए, ऐसे ऐसे प्रयोग करवाइए कि बच्चे जो है रोज कुछ ना कुछ कर करके सीखें। हम बच्चों को, आज के बच्चों को, ठीक है, आप आस पड़ोस में देखिएगा, बच्चे स्कूल सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, उठने के बाद स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उसके बाद ट्यूशन आ जा रहे हैं, ट्यूशन के बाद घर जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, फिर मोबाइल चला रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर अगले दिन फिर वही सेम रूटीन। अब सोचिए उस बच्चे में क्या हो रहा है, बच्चा केवल भाग रहा है। क्या कर रहा है? भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? 7 से 10 बजे या 7 से 2 बजे तक कंटिन्यू क्या कर दिया, स्कूल के लिए भागा, आया 2 से 3 खाना खाया, मोबाइल चलाया या सो गया। 3 बजे से 7 बजे फिर ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से आया, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, खाना खाया, स्कूल का होमवर्क किया, होमवर्क करने के बाद सो गया। अब सोचिए, अब इसका रूटीन ऐसे ही करते करते 12 साल तक चलेगा। अब सोचिए इस 12 साल में अगर वो बच्चा केवल और केवल पढ़ाई के लिए भाग रहा है कि कल पेपर है, परसों पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर, उसको रट रहा है। अब कुछ सोचिए उसके अंदर क्या लेखक के गुण आ पाएंगे, कुछ सोचने का गुण आ पाएगा, कुछ वैज्ञानिक का गुण आ पाएगा? जब बच्चे के पास सोचने के लिए समय नहीं है तो आप मुझे बताइए वो क्या करेगा? हर चीज के लिए चिंतन मनन करना पड़ता है, क्योंकि पहले जब आपके दिमाग में जब विचार आता है तो विचार से ही क्या बनता है, वस्तु बनता है। समझ में आ गया? जैसे अगर आप डिजिटल बोर्ड देख रहे हैं तो एक किसी न किसी का विचार रहा होगा, जो आप मोबाइल पकड़े हुए अपने हाथ में, ये किसी न किसी का विचार होगा, ठीक है। जो आप कॉपी लिख रहे हैं वो भी किसी न किसी का विचार होगा, जो आप पेन उपयोग कर रहे हैं किसी न किसी का विचार होगा। वो उन लोगों के था जिन्होंने कम से कम खाली समय पर अपने दिमाग पे चिंतन मनन किया होगा, सोचा होगा, प्रयोग किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा, तब तो आया है चीज कि परसेंट से आ गया। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आपके पास थोड़ा सा कुछ समय अपने लिए शांत आराम से बैठ जाइए, अपने लिए सोचिए, दुनिया गया तेल लेने, ठीक है, बार बार आप भाग रहे हैं, केवल भाग रहे हैं। भागने से थोड़ा कुछ देर अपने लिए भी 10 मिनट निकाल करके विचार कीजिए, मंथन कीजिए, और फिर उसके बाद उस वस्तु को लाने का प्रयास कीजिए जिसने आपने सोचा है। लेकिन अभी के रूटीन पे बच्चे क्या हो रहे हैं, करके सीखने के बजाय केवल भाग रहे हैं। अब भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको लाना है परसेंट और उनको पाना है नौकरी, और मालिक बनने के बजाय नौकर वाली ख्यालात कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, तो हमको अगर हम उसी चीज को अगर कर करके सीख लेते, ठीक है, प्रयोग करते, तो क्या हम भी कुछ भी वैज्ञानिक नहीं बन जाते? समझ में आ गया? अगर छोटे से बच्चे में अगर आपको कुछ ना कुछ बनाने दिया जाता, कुछ ना कुछ टास्क दे दिया जाता, कुछ मॉडल बनाने दे दिया जाता, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ बनाते। आपके स्कूलों में साइंस प्रोजेक्ट क्यों बनवाया जाता है, साइंस मॉडल क्यों बनवाया जाता है? ताकि बच्चों में थोड़ा सा क्रिएटिविटी बढ़े, थोड़ा सा कुछ वैज्ञानिकता है उसमें। समझ में आ गया? तो आपके आसपास जो भी भाई बहन होंगे उनको क्या करना, शिक्षा पद्धति से प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास हुआ, इसके अंतर्गत बालकों को ऐसे कार्य दिए जाने चाहिए जिससे उनमें स्फूर्ति, एक्टिव, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता का विकास हो। ठीक है, बच्चे को परसेंट के पीछे भगा करके उसके मौलिकता को मत छीनिएगा, उसके सोचने, उसके विचार करने का जो है ना आत्महत्या मत करवाइएगा, दमन मत करवाइएगा। बहुत बार बच्चे जो है परसेंटेज के चक्कर में, ठीक है, या नंबर के पीछे भगा करके उसके विचार को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा डिसीजन नहीं ले पाता है। आपने तो पहले उसको भगा करके मार दिया है, और लास्ट में बोलते हैं कि सर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा। पहले उसको पूरे जीवन भर में आपने कभी डिसीजन लेने ही नहीं दिया, बच्चे को आपने कभी डिसीजन लेने दिया? नहीं दिया, सब अपने मर्जी से हुआ, कहां से कर पाएगा बच्चा? ठीक है, चलिए अगला, नेक्स्ट, सामाजिक विकास का अवसर। शिक्षा बालक के लिए नहीं, बालक शिक्षा के लिए है। याद रखिएगा, शिक्षा जो है बालक के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए है, जो है। समझ में आ गया? इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे बालकों को सामाजिक विकास के पर्याप्त अवसर क्या हो, प्राप्त हो सके। शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे समाज के निर्माण पर बल देना चाहिए जो भेदभाव मुक्त हो, जिनमें सहयोग की प्रवृत्ति हो तथा कार्य का स्वतंत्र वातावरण हो। समझ में आ गया? सभी मनुष्यों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, उनकी जो भी नेचर है, उनकी इच्छा है, उनकी आकांक्षा है के अनुसार समाज में विकास का अवसर
मिलना चाहिए। मतलब जो भी आपकी प्रतिभा है, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपकी इच्छा है, जो भी आपकी आकांक्षाओं का मतलब होता है सपने, कि आप क्या चाह रहे हैं, क्या डिजायर है, ठीक है, तो आपके सपनों के अनुसार क्या करना चाहिए, समाज में उनको मौका मिलना चाहिए। बहुत बार हमारे समाज में इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि नहीं आप इस चीज की तैयारी करो, आप इस चीज की तैयारी करो, इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब सब के सब अगर आपको प्रेशराइज कर दिए कि इस जॉब के लिए प्रेशराइज करो, ठीक है, तब क्या होगा, आपका रुचि आप किनारे कर देंगे, आपकी जो भी इच्छा थी कुछ नया करने की किनारे हो जाएगा, जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी खत्म हो गया। मतलब हमारा सामाजिक माहौल ऐसा हो, हमारे समाज का माहौल ऐसा हो कि बच्चे को जो रुचि हो, जिसमें इंटरेस्टेड हो उसमें जाने दो, उसके स्किल पर काम करने दो, उसका जो कौशल है उस पर काम करने दो, ठीक है, उसको जो अच्छा लगता है उसको करने दो। लेकिन बहुत बार सामाजिक वातावरण ऐसा हो जाता है कि हम केवल और केवल केवल और केवल किसको महान मानने लग जाते हैं, जो जॉब है। आप अक्सर हमारा जो समाज है किसको सबसे ज्यादा महान मानता है, जैसे समझिएगा एक यहाँ पर बिजनेसमैन खड़ा है, ठीक है, जो महीने के 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख भी कमा सकता है, ठीक है, लेकिन वहीं पर एक चपरासी है जिसकी औसत 50 से 60 हजार रुपए वेतन है, लोग इसके ऊपर जो है ना ताज पहना देंगे। समझ में आ गया, ये हमारा समाज है कि समाज जो है उसको देखता है अभी के फिलहाल पे जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है, समझ में आ गया, जिसके पास खुद का व्यवसाय है उससे कोई मतलब नहीं, समझ में आ गया। चलिए अगला, ये तो मतलब प्रैक्टिकल देखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनतांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य का भाव स्थापित होना चाहिए। बालक का व्यक्तित्व विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतंत्र की स्थापना की जा सके। लेकिन हम उस चीज को क्या कर देते हैं, उनके मूल्यों को किनारे कर देते हैं, उनके मना स्थिति को किनारे कर देते हैं। चलिए, बच्चों में हमेशा सहयोग की भावना, थोड़ा 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 कैसे सहयोग की भावना बिल्डअप करेंगे। हमारा काम, हम टीचर बनने जा रहे हैं, और हम जब टीचर बनने जा रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हम बच्चे को कुछ भी दे दिए, ठीक है, अब चुपचाप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है। आपने क्या दे दिया, कुछ भी खाने को दे दिया, अब देखिए कि उस क्लासरूम में वो अकेला खा रहा है कि सबको बांट रहा है। समझ में आ गया। अब बच्चों में सहयोग की भावना शुरुआत कहां से होती है, समझिए। सबसे पहला होता है शुरुआत परिवार से, कि परिवार में अगर कोई भी चीज जब भी सामान आता है तो क्या माँ अकेले खा जाती है, ठीक है, बच्चा क्या देखेगा, हमेशा किसको देखेगा, बच्चा माँ को देखेगा, क्योंकि माँ के पास सबसे ज्यादा है। अब कोई भी अगर घर परिवार में अगर कोई भी सामान अगर आ रहा है तो क्या माँ जो है अलग से छिपा करके रख दे रही है अपने लिए, तो बच्चा क्या देखेगा, कोई भी सामान आता है माँ अपने लिए पहले निकालती है, रख देती है, फिर मुसुर मुसुर अलग से खाती है, ठीक है। या कि माता जो है जो भी सामान आती है सबको बराबर जो है सबको बांट देती है, तो बच्चा क्या देखेगा कि कोई भी सामान आता है सबको बराबर सबको मिलता है, ठीक है, बल्कि बच्चे को भी एक्स्ट्रा और मिलता है, सबको भी मिलता है, तो बच्चा क्या देखेगा कि हाँ सबको बराबर बांटते हैं, ठीक है। दूसरा, कोई भी अगर घर में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या माता पिता लोगों का सहयोग करने जा रहे हैं कि बगल में आग लगा हुआ है मरने दो, हम नहीं जाएंगे। तो बच्चा जो है घर में ही सहयोग की भावना कहां से सीखता है, घर से। समझ में आ गया। तो जब आप, जैसे अगर बच्चे क्या होते हैं हमेशा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, क्या करते हैं, अब बच्चे दूसरों का देख करके सीखते हैं। तो जब भी आपके घर वाले या आपके स्कूल में अगर आपको अगर अब बिल्डअप कर, अब स्कूल में नहीं सिखा, घर में नहीं सिखाया गया, अब आपके पास टास्क क्या आ गया, अब आप टीचर हैं, अब आपके पास जिम्मेदारी आ गई कि आपको कोर्स के अलावा, भले ही पेरेंट्स नहीं चाहते हो, ठीक है, क्योंकि उनको अभी नंबर चाहिए, उनको बेसिक आपने क्या दिया, क्या ज्ञान दिया, ठीक है। जैसे मेरे पास परसों ही एक केस आया कि सर इसको जो है ना बेसिक बेसिक कुछ मत करवाई, सीधा परसेंट के पीछे भगाए। मेरे को मैं बोला भाई अपना मरना है, तुम्हारा भविष्य हमको क्या करना है। मैं बोला अगर आपको परसेंट के पीछे भागना है मैं रटवा देता हूँ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, रिविजन क्वेश्चन करवा देता हूँ, नंबर आ जाएगा, खा लेना उसको कांदा को फिर। समझ में आ गया। उस बच्चे का भविष्य कितना बिगड़ेगा, लेकिन पेरेंट्स मेरी जब बात मानेंगे नहीं तो मरेंगे, खुद में मरेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसका कॉन्सेप्ट पर ध्यान दे, इसके बेसिक पर ध्यान दे, बेसिक पूरी तरह से कमजोर, लेकिन पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उसको परसेंट चाहिए, मर जा फिर, परसेंट ले ले,
रिविजन क्वेश्चन करा दूंगा, बार बार रटवा दूंगा, नंबर ले आ जाएगा, कर लेगा, और लास्ट में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम पे आएगा दांत को निपोड़ देगा। समझ में आ गया? तो वही चीजें होती हैं जब पेरेंट्स को जब समझ में नहीं आती है बात, तो हमको भी अब क्या करें, उनको जैसा चाहिए नीट कर दे भाई। चलिए अगला, एक टीचर किसी को भी समझाते समझाते केवल समझा सकता है, नहीं समझना चाहता कि भाई वहां कुआं है, नहीं मैं कुआं में कूदना ही चाहता हूँ, कूदना ही चाहता हूँ, तो जा कूद जा, क्या बोलेगा आदमी? ठीक है, एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, नहीं समझेगा तो जा। कभी कभी जरूरत से ज्यादा होशियारी जो है ना आदमी को ले डूबता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन का विकास। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। क्या? अनुशासन का विकास, क्या प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए। मतलब उस बच्चे का क्या नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है, उसको क्या चीज में अच्छा लगता है, उसके अनुसार उसको जीने देना चाहिए। इतना भी ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि क्या हो, उसका जीवन उथल पुथल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अनुशासन का संबंध केवल बालक के निजी व्यक्तित्व से ही नहीं अपितु सामाजिक परिस्थितियों से भी है। नेक्स्ट, विद्यालय में एक समान उद्देश्य लेकर सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक या शारीरिक कार्यों में एक साथ भाग लेने से बालकों में अनुशासन उत्पन्न होता है और उनमें नियमित रूप से कार्य करने की आदतों का विकास होता है। जब आप धीरे धीरे जब टास्क लेने लगते हैं, करने लगते हैं तब होता है। विद्यालय में कार्यक्रमों का बालक के चरित्र निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बालकों को एक ऐसा सामाजिक परिवेश देना चाहिए जिससे प्रेरित होकर वे स्वयं में आत्म अनुशासन की भावना का विकास कर सके तथा एक अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके। तो जब आप स्कूल, बहुत सारे आजकल एक नया चलन चला है, क्या चलन चला है? डमी। डमी जानते हैं क्या था डमी? अभी नया चलन आया है। आज से 15 दिन पहले एक पेरेंट्स मुझे कॉल की, सर मुझे जो है ना अपने बच्चे का नवोदय सैनिक का तैयारी करवाना था, ठीक है, मैं हॉस्टल में रह करके जो है डमी करवाना चाहता हूँ। अब डमी क्या होता जानते हो? नहीं जानते हैं? सुनो, ये अभी एक नया घातक चलन चल रहा है हमारे समाज पे। कैसा घातक चलन? अब समझिए, पेरेंट्स ये चाहता है कि नवोदय का हो चाहे सैनिक का हो, उनको सिलेक्शन चाहिए उस पर, ठीक है। अब वो चाहता है कि सर हॉस्टल में रह जाए बच्चा, ठीक है, क्या चल जाए, हॉस्टल, या नवोदय सैनिक की नहीं, साथ साथ नीट जेई। आप जानते हैं नीट जेई वगैरह का जब करने जाते हैं बच्चे तो डमी करने लगते हैं। डमी मतलब जानते हैं? चाहे 6 क्लास का बच्चा हो या 7 क्लास का हो, 9 10 वाले जो बच्चे हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, हॉस्टल में रह करके कोचिंग करते हैं, और कोचिंग करते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल का केवल जो है पेपर दिलाने जाते हैं। समझ में, उसमें अटेंडेंस लगते रहता है, प्रिंसिपल लोगों से बात करने लगते हैं, ठीक है। तो अब ये कितना घातक है समझिए। स्कूल का मतलब केवल आपका नंबर लाने के लिए नहीं होता है, आप अपने जो है नंबर लेने नहीं जा रहे हैं, मार्कशीट लेने जा रहे हैं। स्कूल का मतलब होता है आपका सर्वांगीण विकास हो। आप वहां पर जाते हैं, आप एक्टिविटी करते हैं, आपका सांस्कृतिक, बच्चों से अलग अलग संस्कृति सीखते हैं, भाषाएं सीखते हैं, व्यवहार सीखते हैं, सब लोगों से कैसे बात करना है, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना, ढेर सारी चीजें सीखते हैं। समझ में आ गया? स्कूल का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। अब आप खुद सोचिए, आपका अगर बच्चा है, आप खुद हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या होगा? आपका नंबर नो डाउट IIT जेईई में बहुत अच्छा नंबर आएगा, आप टॉप भी कर जाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो गुण पैदा होना चाहिए था वो खत्म हो जाएगा। आप समाज के सामने आ जा नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस व्यवहार में कभी रहे नहीं है। लोगों से कैसे बात करना है, लोगों के बाहर कैसे जाना है, ठीक है, बाहर लोगों से कैसे बात करना है, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है, कुछ नहीं जान पाएंगे। फिर आप डरेंगे, स्टेज के सामने जाने के लिए डरेंगे, कुछ बोलने के लिए डरेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी वो हैबिट में ही नहीं रहा, आपकी आदत में नहीं रहा। सुबह 7 बजे आप अभी स्कूल जा रहे हैं, 7 बजे उठने की तैयारी है, लेकिन कोचिंग अगर 12 बजे लगती है या 2 बजे कोचिंग लगती है, ठीक है, आप हॉस्टल में हैं, आप मर के 4 बजे उठेंगे? आप मुझे बताइए, 2 बजे आपको कोचिंग जाना है, 4 बजे आप उठेंगे? क्यों नहीं उठेंगे? 2 बजे तो कोचिंग जाना है, आराम से 7 8 बजे 9 बजे 10 बजे, फिर बोलेंगे बाबू को सोने दे, अभी कौन से कहीं जाना है, आराम से 12 बजे 1 बजे 2 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। बकायदा माता पिता जो है ना एकदम लाड साहब जैसे जाके खाना दे दे रहे हैं, हाँ भाई 12 बजे से उठ रहा है। रपाट से झापड़ लगाना चाहिए, भाई 12 बजे उठ रहा है, कोई टाइम है क्या बोलने? लेकिन माता पिता भी इसका घातक है। नहीं, वो पता नहीं रात को कितने बजे तक सो रहा होगा या पढ़ रहा होगा, नहीं वो उसको डिस्टर्ब मत कर। अरे भाई उसको रात को पढ़ने की क्या जरूरत है, भाई सुबह उठा दे। लेकिन अब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मारने में लगे हैं तो क्या करें?
नहीं नहीं, बच्चा रात को पढ़ रहा होगा, रहन दो, सोने दो। अब रात को इतना ज्यादा जुगनू बनाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स को नहीं समझा सकते, छोड़ दो। अगला, बच्चों को बिगाड़ने में शुरुआती दौर पे सबसे बड़ा हाथ होता है माता पिता का। आप उसको ऐसे ऐसे आदतें, ऐसे ऐसे अनुशासन सिखा देते हैं कि बच्चा धीरे धीरे वो आप उनके हैबिट में आ जाता है, खून में आ जाता है वो। ठीक है, फिर वही है खीरा चोर मखना चोर, धीरे धीरे सैन फोर वाला बात। शुरुआत में खीरा चोरी किया, फिर मखना चोरी किया, फिर धीरे से पूरा घर को चोरी कर लिया। वैसे ही बच्चों में होता है, शुरुआती दौर पे अगर कोई कमजोरी पकड़ में आ जा रही है तो दमन कर दो, नहीं तो आने वाले समय पे जो है ना विकराल हो जाता है। जानते हैं, आपने ढेर सारी कहानियां सुनी होगी। क्या कहानियां? कि जैसे आपने दुर्योधन वाली कहानी तो सुनी होगी महाभारत का। शुरुआत में किसने, विदुर ने भी कहा कि महाराज ये जो है आपके कुल का वो सर्प है जो आने वाले समय पर पूरी तरह से पूरे साम्राज्य को निगल जाएगा। ठीक है, लेकिन विदुर की बात माने नहीं, उस समय मोह था। वैसे ही जब हमारे बच्चे होते हैं, ठीक है, हम इतने मोह में आ जाते हैं कि नहीं बच्चे को डांट दिए नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, फिर उसके मन मर्जी का करने देते हैं। बच्चे के बाद लास्ट में इतने सारे बुराइयां आ जाते हैं, फिर आप उसको छुड़ा पाना आपकी बस की बात नहीं। समझ में आ गया? फिर आप रोने लगते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का ये है, मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल देख रहा है। भाई मोबाइल दिया किसने, आदत लगाई किसने? आपने ही दिया है, आप ही ने सब कुछ किया, और लास्ट में बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे का नंबर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऐसे पेरेंट्स आते हैं ना कि कभी कभी मेरे खिरौद्र का जो है ना रौद्र जाग जाता है। समझ में आया? खिरौद्र का रौद्र जाग जाता है। लेकिन अब इस प्रोफेशन पे है ना कि कुछ बोलते नहीं बनता है, इसलिए एकदम चलो ठीक है, ओके सर, ओके ठीक है चलो। लेकिन कभी कभी मन करता है कि नहीं इसको रौद्र रूप दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं बोल पाते हैं। चलो भाई उस प्रोफेशन में है, नहीं बोलते हैं, चलो ठीक है सर, ओके ठीक है। जानते रहते हैं कि इसके घातक आप ही हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं, चलो भाई जा। अगला, सार्वभौमिकरण। ये बहुत बार जो भी बच्चे अभी बीएड फर्स्ट ईयर पे होंगे या सेकंड ईयर पे होंगे या जो पढ़ चुके होंगे, इस शब्द को आप बार 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 पढ़ोगे। सार्वभौमिकरण का क्या मतलब होता है? बहुत बार समझ में नहीं आता, नोट कर लो। सबके लिए उपलब्ध कराना, सिंपल सा बात। सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? सबके लिए। जैसे शिक्षा का क्या सार्वभौमिकरण मतलब शिक्षा को सबके लिए दिलाना, सबके लिए उपलब्ध करवाना। नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, अगला, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक क्या करना चाहिए? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। समझ में आ गया? अभी चुनावें चल रही हैं, चुनावों पे आप अभी ढेर सारे एजेंडा देखेंगे, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, ठीक है, जब आप एजेंडा आएंगे ना, अभी चुनाव का लहर है, आप उसमें एक बार देखिएगा। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट बना रहता है कि जब चुनावी जब आती हैं, मैनिफेस्टो जब आते हैं, तो मैं बाकी चीज देखूं ना देखूं, एक बार कॉलम पे जरूर देखता हूँ कि शिक्षा के लिए क्या अभी नया एजेंडा आया हुआ है, ठीक है, क्या उसमें मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है। तो क्या आप देखिएगा कि आपकी शिक्षा के लिए क्या लिखा हुआ है, और फिर अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, ठीक है। अगला, छठवीं से लेकर पहली से लेकर क्या 8वीं तक, मतलब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक क्या करना चाहिए? कंप्लीटली निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, रहना खाना पीना सब बच्चों को दिया जाना चाहिए। ये सरकार का प्रावधान है, ठीक है। अब आगे, ये तो वही सब सारी चीजें हैं जो आप बोलते हैं कि बच्चे जो है ना स्कूल ना छोड़ें। अब बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है। अब उसको देखिए, इसमें इस बात पर बल दिया जाए कि अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो। मतलब हमारा नियम कानून क्या कहता है कि 1 मील से क्या हो, ज्यादा ना हो दूरी। मतलब घर से जो है स्कूल की दूरी 1 मील से ज्यादा ना हो। मतलब क्या हो, स्कूल पास हो ताकि बच्चे क्या हो, ज्यादा हो। लेकिन जब बहुत ज्यादा दूर दूर हो, जैसे हाई स्कूल है बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो आप साइकिल सरस्वती योजना देखते हैं, आप बच्चों को क्या दिया जाता है? साइकिल दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है दूरगामी जाकर के हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जाकर के पढ़ पाए, ठीक है। दूसरा, कस्तूरबा गांधी जो है स्कूल का आप परियोजना देखते हैं, 750 स्कूल हैं जहां पर जो गरीब जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, जनजाति के बच्चे हैं, जो बीपीएल से नीचे वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या किया जाता है? हॉस्टल, रहना खाना कपड़ा पीना सब चीज उनको क्या दिया जाता है? निःशुल्क दिया जाता है। जैसे प्रयास स्कूल है, प्रयास स्कूल में वही सेम। नवोदय स्कूल में भी सेम, जो ग्रामीण बच्चे होते हैं 80% ग्रामीण बच्चों को दिया जाता है, 20% फिर शहरी वाले बच्चों को दिया जाता है,
वैसे ही अभी RTI 25% कर लिया है। 25% का मतलब क्या है, मान लो स्कूल में 100 सीटें हैं, 100 सीटों में 25% सीट क्या होगा, ग्रामीण बच्चों मतलब गरीब बच्चों को मौका दिया जाएगा, गरीब बच्चों का एडमिशन होगा उसमें। समझ में आ गया। हर बच्चे बड़े बड़े स्कूल, जैसे अभी हमारे आप कोरबा पे रहते हैं, कोरबा में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं, वहां पे गरीब का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन RTI 25% के तहत क्या हो गया, गरीब का बच्चा भी वहां पढ़ सकता है। ठीक है, अभी आत्मानंद वाला देखा आपने। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट। तो अब क्या इस 1 मील का दूरी हो, दूसरा अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के घर के समीप हो, 14 वर्ष तक बच्चे स्कूल ना छोड़ें। मतलब बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं, पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। पढ़ाई को बीच में क्यों छोड़ते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अपव्यय। ये अपव्यय जो है शब्द जो है थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ पढ़ाई बीच में छोड़ना। क्या करना, पढ़ाई बीच में छोड़ देना। अब पढ़ाई बीच में छोड़ने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, अच्छा नहीं लग रहा हो, मजा नहीं आ रहा हो, या दूर हो, आने जाने का समस्या हो, पैसे का व्यवस्था ना हो पाए। ठीक है, ढेर सारे घर में ऐसा वातावरण ना हो, घर में बोल दिए कि नहीं भाई जा। जैसे पहाड़ी कोरबा हो गया, पहाड़ी कोरबा में बहुत बार ढेर सारे आंदोलन चलते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन बच्चे क्या हो जाते हैं, घर का नेचर है, घर का रोजी रोटी चलाना है, तो बच्चे कहाँ चले जाते हैं, जंगल शिकार करने चले जाते हैं। ठीक है, बच्चे को फिर लाना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को देखना, बच्चों को फिर इकट्ठा करते हैं, फिर घर में कुछ काम आ जाता है तो बच्चे कहीं और चल देते हैं, फिर उनको जाकर के बुलाओ, अले भैया मध्याह्न भोजन भी मिलेगा, सब मिलेगा, पढ़ो। बच्चे पढ़ाई ना छोड़े। दूसरा, पढ़ने के बाद बच्चे छोड़ देते हैं, एक साल पढ़े, 2 साल पढ़े, फिर मम्मी पापा जो है भट्ठा निकल गए। भट्ठा मतलब समझ रहे हैं, कहीं बाहर काम करने चले गए, प्रवास पे चले गए। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना, ऐसे शिक्षा देना कि बच्चे स्कूल ना छोड़े। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, न्यूनतम शिक्षा स्तर। अगला, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, विद्यालय प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित है। मतलब शिक्षा जो है सबको उपलब्ध हो। समझ में आ गया। मैं तो कहता हूं कि जो कॉलेज तक के बच्चे हैं, पहले से 8वीं तक तो होना ही चाहिए, कॉलेज के फीस भी जो है ना कम से कम हो। वैसे गवर्नमेंट इस चीज पर ध्यान दे ही रही है। चलिए अगला, सर्व शिक्षा अभियान। गवर्नमेंट के एजेंडा पर यूट्यूब पर ज्यादा नहीं करते हैं, इस पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, इसके अंतर्गत सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2000 और 2001 में प्रारंभ किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि 750 स्कूलें हैं, 750 स्कूल में जितने जो लड़कियां हैं उनको क्या करना, हॉस्टल देना, हॉस्टल पे रहना, खाना पीना, कपड़ा, वेशभूषा, सारा चीज उनको प्रोवाइड करवाना, कापी पुस्तक प्रोवाइड करवाना। ठीक है, चिकित्सा उपलब्ध करवाना, उनका देख रेख करना, मतलब सारा चीज कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट अगला पॉइंट, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों, मतलब वही सेम सारी चीजें कि बच्चों को क्या करना, गवर्नमेंट के तहत ढेर सारे क्या करवाना, शिक्षा उपलब्ध करवाना। सिंपल सा, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मध्याह्न भोजन स्कीम। मध्याह्न भोजन स्कीम क्यों लाया गया, जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, जितने जो बच्चे खैर जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे वो मध्याह्न भोजन नहीं जानते होंगे, जो हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े बड़े वाले बच्चे होंगे वो लोग जरूर जानते होंगे कि मध्याह्न भोजन का अपना ही मजा था। ठीक है, चलिए अगला, तो मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत सर्वप्रथम भारत के तमिलनाडु से प्रारंभ हुई, जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को सफलतापूर्वक सक्सेसफुल बनाना था। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो तथा स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी हो इत्यादि ध्यान में रखकर यह स्कीम शुरू की गई, जिसकी विशेषताएं निम्न प्रकार वर्णित है। ठीक है, क्या करने के लिए कि बच्चे स्कूल ना छोड़ें, बच्चे रेगुलर आए, कम से कम खाना खाने के, भले ही शुरुआत में बच्चे बहुत सारे क्या होता है पढ़ाई से आनाकानी करते हैं, जैसे जिसका परिवेश पढ़ाई लिखाई से नहीं रहा है उसको पढ़ाई पर लेकर के आना है, तब आपको कोई ना कोई ऐसा माध्यम लाना ही पड़ेगा ताकि बच्चे आप तक पहुंचे। समझ में आ गया। अब आगे, सुविधाहीन वर्गों से संबंधित बच्चों के प्रवेश
उपस्थिति, प्रतिधारण एवं अध्ययन स्तरों में सुधार करके प्राथमिक शिक्षा के व्यापीकरण को बढ़ाने तथा प्राथमिक स्तर के छात्रों की पोषाहार मतलब खाना देना स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन स्कीम शुरुआत की गई। तो यहाँ पर एक पॉइंट इसको स्टार लगा लो। अब 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई। ठीक है, हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत पहली से 5वीं कक्षा तक के देश के राजकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। किंतु इस योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार को मिल जाता था। इसलिए 1 सितंबर 2004 से प्राथमिक विद्यालयों में पके पकाए भोजन उपलब्ध कराने की योजना आरंभ कर दी गई। पहले क्या होता था कि जो बच्चे 80% अटेंडेंस लेकर के आते थे उनको जो है 3 किलोग्राम क्या मिलता था, गेहूं तथा या तो चावल मिलता था। ठीक है, लेकिन इसका फायदा क्या नहीं होता था, बच्चों को नहीं होता था। बच्चे क्या करते थे, उनको तो मिलता ही नहीं था, माता पिता को मिलता था। पता चला पिताजी जो है एकदम मस्त नशे में रहने वाले हैं, तो उसका फिर खा पी के एक बराबर कर देते, बच्चे को कुछ मिलता नहीं था। तो सरकार ने कमी को देखा कि भाई जो भी हम दे रहे हैं माता पिता अपना खा पी करके बराबर कर दे रहे हैं, उससे अच्छा कि हम बच्चों को पका पकाए स्कूल में भोजन दें, बच्चे आए बढ़िया आराम से पढ़ें, भूख लग रहा है खाना खाएं, फिर उसके बाद फिर पढ़ें, फिर आराम से खेलते कूदते उनका सर्वांगीण विकास हो और हो जाए। समझ में आ गया। अगला नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्य अवकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई। 6 दिन क्लास लगता है, 7वां दिन तो संडे है। ठीक है, अगला, प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान है, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की व्यवस्था की गई। मतलब मध्याह्न भोजन में एक रसोईया होती है, बकायदा मस्त खाना बनाती है, सारे बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इक्के दुक्के ऐसे जगह होते हैं जहां पर थोड़ा सा व्यवस्था अप डाउन होती है, लेकिन बहुत जगह क्या होता है बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलती है। ठीक है, पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो। भोजन पकाने का कार्यक्रम पंचायतों की देखरेख में किया जाता है। मध्याह्न भोजन वर्ष में कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराना। ठीक है, 365 दिन का होता है, जिसमें कम से कम 200 दिन बच्चों को खाना खिलाना है। ठीक है, इतना ग्राम प्रोटीन दे पाना तो बहुत मुश्किल है, बट फिर भी प्रयास रहता है कि हाँ इतना दे। 12 ग्राम प्रोटीन बोलना मतलब बहुत कठिन वाला काम है। ठीक है, उतना पैसा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ जगह मिलता है, कुछ जगह अपने में खा देते हैं बच्चों को खिलाने की जगह में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला, यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज सेम है जो अभी मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आते हैं हम विगत वर्षों के प्रश्नों, ये सारी चीजें सेम ही, जितना जो अभी हम पढ़े हैं उसी चीज को घुमा घुमा करके लिखा हुआ है, तो ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, काफी समय हो चला है, ठीक है, पेज को एक बार पलटिए और एक बार फीडबैक जरूर मैसेज कीजिए कि अभी तक जितना जो पढ़े हैं क्या आपको क्लास समझ में आई है, नहीं आई है, कितना समझ में आया है, कृपया करके बताइए ताकि हम उसके आगे बढ़ पाए। ठीक है, अब उसके बाद जो है विगत वर्षों के प्रश्न जो है मैं दे रहा हूं, इसके बाद आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चन के आंसर जो है अपने कॉपी में लिखते रहिएगा, लास्ट में फिर उस आंसर को एक साथ बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, क्या सीखते हैं, क्या व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में, कौन सा सीखते हैं।
हो गया, आगे बढ़ूं, आंसर लिख लीजिए इसका क्या होगा आंसर। सारे के सारे बच्चे मैसेज करें यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है, क्लियर है, मतलब पुराना समझ में आ गया है, अच्छी बात है। ठीक है, जो भी चीज अगर आपको सीखने को मिलता है इस चैनल के माध्यम से उसको भी कमेंट करके बता दिया कीजिए कि आपको क्या चीज अच्छा लगा। कुछ चीजें बुरी भी लगती होंगी, उस बुरी बात को भी लिख दिया कीजिए ताकि आपके मन का जो भड़ास है वो निकल जाए। ठीक है, सुनते हैं, सुनने का आदत हो चुकी है, 10 साल हो गया इस फील्ड पे सुनते सुनते। ठीक है, तो हमारे लिए सुनना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला, क्योंकि भगवान तो है नहीं कि सबको खुश कर पाए, क्या बोलते हो। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का शब्द है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डालना गया है। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आंसर बताइए जल्दी। हो गया, लिख लिया आंसर सभी। आंसर अगर कंप्लीट हो गया होगा तो आगे स्क्रॉल करता हूं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो क्या है इसका आंसर, सारे के सारे बच्चे मुझे बताइए कमेंट कर करके कि क्या होगा इसका आंसर साथ ही साथ। ठीक है, तुरंत तुरंत जितने जो बच्चे हैं लाइव अटेंड किए हुए हैं, कॉपी में तो लिख ही रहे हैं लेकिन कमेंट में भी मैसेज करते चलिए कि आपका आंसर अभी क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन वाले बच्चे आंसर दे रही हैं, 15 का 2 है, 15 का 4 है, किसी का 14 का 1 है, 14 का 2 है। ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हैं, सारे के सारे बच्चे ऐसे आंसर देते चलिएगा, फिर लास्ट में जो है फिर मैच कीजिएगा कि किसके आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला 17वां का प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो सोचिए आंसर और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे सोचिए, बाल केंद्रित शिक्षा को एक प्रमुख विशेषता है उसमें शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों का आकलन करना है। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रगतिवादी शिक्षा मैंने पढ़ाया हुआ है, अब उसके आधार पर आंसर बताइए। अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है।
ठीक है, अब आंसर जिसका जिसका आ गया होगा आंसर बताते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहे हैं प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष सत्तावादी होता है जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। सबके लिए मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकवादी होता है। लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। क्या होगा आंसर बताइए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। विशेष तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कौन सा आंसर होगा बताइए। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। बाह्य प्रेरणा तथा एकरूप मूल्यांकन मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानसिक निर्देश एवं मूल्यांकन। इस चारों में से क्या आंसर होगा 22 का। चाहे सारे बच्चे आंसर बताइए। एप्लीकेशन वाले लोग फटाफट दे रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले थोड़े से शांत हैं, बट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगला, एक खालिस्तान कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील। हो गया, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूह में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य
करता है, ऐसा करके वह विद्यार्थियों में खाली स्थान को बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता, सहभागी अधिगम, कुंठा, प्रतिद्वंदिता। हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्थिति बालक या बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी प्रत्येक में जाते हैं। ठीक है। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दी जाने वाली पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। इस चारों में क्या आंसर होगा बताइए। हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? बार बार वेधन और अभ्यास, रट कर याद करना और शब्दशः पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, विविध स्पष्टीकरण। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन हैं, बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है, गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है। हो गया। नेक्स्ट अब उत्तर पर आते हैं। ठीक है, कहां से चालू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 28। चलिए आंसर लिखिए। 14 का आंसर क्या होगा? जिसका पहला आया है सही है। 15 का 2 होगा, 16 का 3, 17 का 2, 18 का 4, 19 का 4, 20 का 3, 21 का 2, 22 का 3, 23 का 2, 24 का 4, 25 का 2, 26 का 3, 27 का 4 और 28 का 4। ठीक है। चलिए हो गया। कितना आंसर आ गया? 14 क्वेश्चन। पंद्रह क्वेश्चन। कुछ भी 14 नंबर आया है। अच्छा, 15 में 14 आया है।
वेरी गुड, ठीक है। इधर इधर देख लेते हैं इधर के बच्चों का कितना है। 10 10 12 10 10 12 और बाकी बच्चे भी मैसेज कीजिए। कुछ का 10 आया है, कुछ का 12 आया है, ठीक है। 11, ठीक है। 10 11 12 14 आ रहा है, मतलब सही है, अच्छा है, नो डाउट, कोई बुरा नहीं है। दोबारा इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा फिर पूछिएगा, ठीक है। चलिए किनारे हो जाता हूँ, चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सेम वही टाइमिंग पर, ठीक है। जिस दिन अगर क्लास नहीं ले पाया मतलब समझ जाइएगा मेरा एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम के कारण सर आज क्लास नहीं ले पाए हैं, ठीक है। जैसे कल मैं क्लास नहीं ले पाया था, ठीक है, कारण कल मेरा पेपर था, ठीक है। तो थोड़ा सा पैनिक मत होइएगा, 2 3 4 पेपर और बचे हैं, 4 पेपर के बाद कंप्लीट है, साल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने जो बच्चे जो नए इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जहां कहीं पर भी अगर डाउट होगा फिर इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा 9669334253। और जिनको ऑफिस विजिट करके अगर कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि सर सीजीपीएससी की तैयारी कब होती है, कैसे होती है, सीजीपी आपका का क्या है, ट्यूशन क्लास जो पहले से 12वीं तक जो चलती है सर, कितने बजे बैचेस चलती हैं, क्या फैसिलिटी है, क्या क्या टीचर कौन कौन से पढ़ाएंगे, कैसे हैं, या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस कब होती हैं, कितने महीने की होती हैं, नवोदय सैनिक मिलिट्री की क्लासेस कब होती हैं, कौन से क्लास से पढ़ना चाहिए, कैसा कोर्स होता है, सारी चीज़ की जानकारी अगर चाहिए होगा तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का पता है घंटाघर के पास, HIG 62, MP नगर, डॉक्टर दानी आई हॉस्पिटल के सामने, कोरबा, छत्तीसगढ़, ठीक है। मिलते हैं कल सेम वही टाइमिंग पर। जितने जो बच्चे लाइव अटेंड कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास में आपने आज क्या सीखा उसको भी एक बार जाते जाते एक लाइन जरूर लिख करके जाइएगा कि आज पूरे इस 1.5 घंटे क्लास में आपके कौन से पॉइंट ऐसे सीखने को मिली। मैंने आपको 10 से 12 पॉइंट ऐसे बताए हैं जो अभी आने वाले पूरे जीवन काल में आपको काम आएंगे ही आएंगे। जो मैंने विगत 10 वर्षों में अपने टीचिंग पे जो मैंने सीखा है उसका सार मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको दिया है। क्या वो सार आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मैं कमेंट के माध्यम से देखना चाहता हूं कि आपको मिला कि नहीं मिला। तो आज आपने क्या सीखा उसको कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं कल सेम उसी टाइमिंग पर, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।